बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया हुआ है तज्ज़ियाकार साकिब बशीर साहब ने। नाज़रीन, अगर बैनुल अक़वामी मंजरनामे से बात का आगाज़ करें, कल से लेकर अब तक पहले जंग की बातें, फिर जंग के ख़तरे के बादल मज़ीद मंडलाते हुए, फिर अमन की बातें, फिर सीज़ फायर की बातें और फिर उसके अंदर एक दौरानिया अख़ज़ किया जाना और फिर उस दौरानिए तक तवालत का इख्तियार कर जाना और फिर और बातें ये होना कि दोनों अतराफ़ से अब कोई भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा और यूँ लगा कि ताबड़तोड़ हमले चाहे एक दूसरे को चित करने के लिए हों या टाइम फ्रेम के अंदर बात करने के लिए हों और जिस हद तक वो हमले किए गए, उन हमलों के बाद का वक्त जो मुकर्रर था जब सीज़ फायर होना था, उसके बाद भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए। वो ईरान ने भी लगाए, वो इजराइल ने भी लगाए। तो ईरान ने इस ज़मन के अंदर क्लेम ये किया कि हमने कोई भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई इजराइल खुद कर रहा है और इसकी बुनियाद के ऊपर वो जंग बंदी से बाहर निकल के हमले करना चाहता है। लेकिन इस सब के बीच में अहम सवाल ये है कि जंग बंदी अगर हुई तो किन शराइत की बुनियाद के ऊपर हुई। 12 दिन की जंग का चलना, 12 दिन अगले मुज़ाकरात के अदवार जो हैं वो अब चलने हैं, 12 दिन का ही हिंसा जो है वो किस हद तक नॉमिनेट किया गया और उसके पीछे की मंतिक क्या है। और फिर आज आके ट्रंप का ये कहना कि मुझे नाउमीद इजराइल ने भी किया, ईरान ने भी किया, मैं दोनों से खुश नहीं हूँ, दोनों ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। इसी से बात का आगाज़ करेंगे और फिर पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की तरफ भी आएंगे। राना साहब, क्या सब ये सीज़ फायर है, वक्ती तौर पर तवक्कुफ़ है, सांस लिया जा रहा है, फिर से नई सफ़बंदियाँ तश्कील दी जा रही हैं या फिर वजह कुछ और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है यासर सर एक बड़ी क्लियर और साहब, जो शख्स ये कहे कि ये सीज़ फायर है तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। मुस्तकिल सीज़ फायर अगर से कहा जाए, आप ज़हन में रखिएगा, हमें खित्ते की सूरत हाल को जिस ज़हन में रखना होगा और खित्ते की सूरत हाल ये है कि एक ईरान का इत्तेहादी मुल्क है जो मुसलसल इसराइल से ला रहा है, जिसका नाम यमन है जी। क्या यमन का भी सीज़ फायर हो गया? नहीं। यमन किसके साथ है? ईरान के साथ। क्या गजा में सीज़ फायर हो गया? तो फिर ईरान जो एक जंग ला रहा था जिसे आलम इस्लाम की सबसे ताकतवर शख्सियत करार दिया गया, फिर कहा गया कि वाकई ये जंग वो मुसलमानों की जंग ला रहा है। ये मेरे पास जो इतला है, पहली बात मैं आपको एक बड़ी क्लियर कर दूँ, ये जो शोर मचा हुआ है ना जी, चाचा ट्रंप ने ये सारा कर दिया जी, ट्रंप साहब ने जी ये रोल अदा किया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसमें ईरान कभी भी रशिया चाइना की मशावरत के बगैर ये नहीं कर सकता। ये दौड़, ये सारा कुछ जो था कल सुबह से जारी था। ये सब एक आखिरी जिस वक्त ये जो दोहा में एक हमला हुआ, दोहा के बाद एक हमारी सहाफ़त की तेज़ी ऐसी है कि कई और हमने एयर बेसिस पे भी अफवाहें चल गई ना, अफवाह भी चलता था, हम सायरन बजे तो उसकी बिना के ऊपर कह दिया गया कि हर एयरबेस पे हमला हुआ। ट्रंप की हमायत में बैनर्स लग गए इसराइल के अंदर, आपने देखा ना उनकी बिल्डिंगों में। और फिर अचानक रात एक दिन गुजरा, अगला दिन ये सारा कुछ, और उसके बाद वाइंड अप हो गया। जंगें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। ये मैं अभी आप बयान पढ़ रहे होंगे, इसराइल की तरफ से भी आ रहे थे और ईरान की तरफ से कि हम तो अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे। इसराइल के अंदर तो सर इस वक्त रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि बताया जाए क्या हिजबुल्लाह के साथ भी सीज़ फायर हुआ है, क्या हमास के साथ भी हुआ है, क्या यमनियों के साथ भी हुआ है, इसके आगे क्या खबर देता हूं? ईरान की यूरेनियम अफजूदगी क्या ख़त्म हो जाएगी, वो तो अब सवाल पूछ रहे हैं। अब हुआ क्या है इस सारी सूरत हाल के बाद, जो ट्रंप साहब ने अब भी एक कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले खिताब फरमाया मीडिया से, उसमें भी इसराइल को उन्होंने नापसंद करार दिया ना। इसका मतलब है कि रजीम चेंज जो होनी थी ईरान में तो नहीं हुई, वो रजीम चेंज मुझे इसराइल की तरफ होती नज़र आ रही है।
इस सारी जंग में मुशावरत शामिल है, ख़त हाथ में और सुलह की तरफ चाइना की भी, रूस की भी, कतर की भी। कल तक लोग कह रहे थे कतर और इनका सख्त तरीन होगा, और आज आप देखें कि सऊदी फरमानरवान से भी बातचीत हुई है ईरानी सदर की। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है कि आपने हमारे हाजियों की बड़ी खिदमत की, और साथ उन्होंने कहा कि हम एक पैराग्राफ के तहत मुज़ाकरात और उसमें आने के लिए तैयार है, लेकिन जबरन नहीं। और आज जो ईरान में जुलूस निकले हैं, उसमें आज ये जुलूसों में ये नारे लगे हैं कि हमने एटमी ताकत बनना है। साकिब बशीर साहब, क्या देखते हैं कि इस वक्त मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार जो है वो मुस्तकबिल में क्या रहेगा, और आज जो राबिता हुआ वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के साथ, उसके निकात क्या रहे? जो पाकिस्तान का किरदार है वो ओवरऑल उस पूरी सूरत हाल में मेरे ख्याल में बड़ा ही मुस्बत रहा, और बड़ा ही एक्टिवली पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट भी किया, बयानात भी आते रहे, और सफारती जो महाज था वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने संभाले रखा। जो OIC की मीटिंग भी हुई, सारा कुछ हुआ। ईरानी सदर से पहले भी बात हुई, अब भी बात हुई, फिर अब जो है वो वहाँ पे सऊदी फरमारवा उनसे भी बात हुई वज़ीर आज़म की। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, और उनके जो ख्वाजा आसिफ के जो बयानात हैं उनको फिर सराहा गया। जो ईरानी पार्लियामेंट है उनकी जानिब से उस पर तशक्कुर कहा गया, पार्लियामेंट के अंदर नारेबाजी हुई। अगर इस जंग को देखा जाए ईरान जो इसराइल के दरमियान, इसका एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है टुवर्ड्स ईरान, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में ईरान को जो है वो देखना होगा, क्योंकि सीज़ फायर के बाद इस पर तजिए तबसरे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए ईरान के हवाले से कि 40 साल हो गए हैं ईरान पाबंदियों की जद में है, माशी उसको मसाइल हैं, इक्तसादी इसको इश्यूज़ हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ किसी किस्म की ट्रेड नहीं कर सकता, तिजारत नहीं कर सकता। इसके बावजूद ईरान ने ये 10, 12, 14 दिन जो है वो जंग लड़ी है, भरपूर जंग लड़ी है। और पहले दिन ऐसे लग रहा था कि जैसे ईरान इसका डिफेंस नहीं कर सकेगा, और ईरान एक खोखला जो है वो अंदर से साबित हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने इसराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ, क्योंकि इसराइल और अमेरिका एक हैं, इसराइल पर कभी भी पाबंदियां नहीं लगी, इसराइल को फुली सपोर्ट है, इसराइल का डिफेंस सिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी सब कुछ जो है वो मौजूद था। तो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान खड़ा रहा, और ईरान को नुकसान भी हुआ इस दौरान। जो है वो उनकी लीडरशिप थी, जो ख़ास तौर पर मिलिट्री लीडरशिप थी, उनके इंटेलिजेंस के लोग थे, उनके साइंसदान थे, वो उनको अटैक किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सेकेंड टियर की लीडरशिप ने भी कामयाबी से आगे बढ़े। 2 नुक्ते जिसमें मैं ये समझता हूँ कि ईरान कामयाब रहा है। नंबर 1 कि इसराइल और अमेरिका हमेशा से ये कहते थे कि ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट्स में भी ये दावा किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो बैनुल-अक़वामी जो एजेंसी है उनके सरबराह उन्होंने क्लियर कहा है कि जो टनल्स हैं उनको अटैक किया गया है, उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर साइट्स ख़त्म हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि सारे मामले में ईरान ने अपनी उन न्यूक्लियर साइट्स को बचा लिया है, बचाने में कामयाब हुआ है, एक काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम तरीके से इस जंग से निकला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसराइल का दावा था, फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कहते रहे उसमें भी कि रजीम चेंज, जो इसराइल और अमेरिका नाकाम हुए हैं, और ईरान में जल्द से जो जुलूस और निकल रहे हैं, ईरान में मुख्तलिफ वहाँ पे पार्टीज थी, मुख्तलिफ किस्म की सोच रखने वाले लोग थे, लेकिन वो सब पीछे चले गए हैं। अब दोबारा से वही रजीम मजीद मजबूत हो गई है, जिस रजीम को जो है वो तब्दील करना चाह रहे थे, जो ख़ास तौर पर इसराइल जो है, इसराइल और अमेरिका दोनों जो है मिलकर। आखिरी इसमें पॉइंट में मैं आपको ये दूंगा कि ईरान को अपनी इंटेलिजेंस जो है वो उसको देखना होगा। सबसे बड़ा अगर फेलियर अगर उसको उस तनाजुर में अगर आप देखें तो वो इंटेलिजेंस फेलियर है कि आपकी जो लीडरशिप है
वो महफूज नहीं है। मतलब आर्मी चीफ है, आपके पासदाराने इनकलाब के सरबराह हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, ये सारे दिमाग होते हैं। इन दिमागों को बनने में कई कई साल लग जाते हैं। मतलब कोई साइंटिस्ट है तो डेफिनेटली उसका एक पूरा दौर गुजरा होगा, उसका जो एक्सपीरियंस है वो दूसरा नहीं ले सकता। इसी तरह आर्मी चीफ होगा या पासदाराने इनकलाब या इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, तो उनको मोसाद ने हिट किया। तो मेरा ख्याल है ये एक फेलियर ईरान के एंड पे है, जिसको उसको देखना चाहिए कि उसके अंदर कौन मुखबर है और कौन लोग हैं जो अंदर से गद्दारी कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की लीडरशिप के साथ, और उनको पिन पॉइंट करके सख्त सजाएं उसको देनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कम से कम ये जो फेलियर है इस लिहाज से इसको जो है वो कवर करे। मुस्तकबिल में ये जो गलती है इसका उनसर नुमाया ना हो सके, इस तरफ को तवज्जो देना है, और ये है जंग के असबाब जो इस वक्त ईरान को सीखने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद इसी मंजरनामे को आगे नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ईरान इजराइल जंग के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ देखने को मिली, बहुत सारे असबाक सीखने को मिले, और इसके अंदर ये भी देखने को मिला कि आलमी सतह के ऊपर भी अगर कोई मोतबर ज़बान अपनी समझे तो वो मोतबर नहीं है, अगर कोई गारंटी दे तो कोई गारंटी नहीं है, अगर सिफारती सतह के ऊपर भी कोई चाल चलने की कोशिश करे तो मुमकिनात में से हैं कि वो भी असल चाल ना हो। और एक दूसरे पे हमला आवर होके जिस तरीके से जारहियत का मंजरनामा इजराइल की जानिब से नुमायां किया गया और उसकी पुश्त पनाही के ऊपर अमेरिका मौजूद रहा, ये चीज़ें कभी तारीख से मिट नहीं पाएंगी। और जिस तरह के जवाबी वार ईरान की जानिब से किए गए, वो भी तादम मर्ग जो है वो उन लोगों को याद रखना होंगे और याद रहेंगे, उनके जहनों के ऊपर नक्श हो चुके हैं कि किस तरीके से आप किसी को महकूम बनाने की कोशिश करें या आप किसी को कमज़ोर समझने की कोशिश करें तो आपके औसानों के ऊपर किस तरीके से हावी होता है। लेकिन इस सब के बीच में सुकम कहाँ पर रहे, उन सुकमों को दूर किस तरीके से किया जा सकता है, इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ईरानी सहाफ़ी मुर्तज़ा नकवी साहब ने। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा नकवी साहब, आगाज़ से लेके इख्तिताम तक, जिसे हम इख्तिताम नहीं समझ रहे और उम्मीद है कि ईरान के नज़रियात भी इस तरीके के ही होंगे, ये जो अभी वक्फ़ा है, इस वक्फे में ईरान को क्या क्या सीखने की ज़रूरत है कि जो उससे गलतियाँ हुई उन गलतियों पे ओवरकम किया जा सके? देखिए, मैं एक चीज़ पहले यहाँ पे अपने सुनने वाले मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो तज्जिया कर रहे हैं उसमें एक छोटा सा लैप्स है जिसको बयान करना बहुत ज़रूरी है जी। ये जो अटैक किया गया, लोग समझते हैं कि ये सिर्फ रजीम चेंज के लिए किया गया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रजीम चेंज एक जुज़ था। असल में अटैक किया गया था ईरान को चंद टुकड़ों में बांटने के लिए, रजीम चेंज के साथ साथ चंद टुकड़ों में बांटने के लिए। जो बात यहाँ असल समझने की है वो ये है कि ईरान के अंदर 4 किस्म की कौमें आबाद हैं। एक कुर्द कौम है, आपने देखा होगा, जो उसका कुछ हिस्सा इराक के अंदर भी है, कुछ हिस्सा उसका सीरिया के अंदर भी है, कुछ हिस्सा उसका दीगर ममालिक के अंदर भी, कुछ हिस्सा ईरान में है। एक कुर्द कौम है। एक बड़ी कौम जो है वो तुर्क कौम है जो तुर्की ज़बान बोलती है, उसका कुछ हिस्सा अज़रबैजान से की तरफ है और कुछ तुर्की की तरफ है। एक बलोच कौम है और एक फ़ारस कौम है। ये इनकी जो पॉलिसी थी इसराइल की और अमेरिका की, इन्होंने पॉलिसी ये बनाई थी कि ना सिर्फ रजीम चेंज की जाए, बल्कि हमारे अटैक के बाद जब सूरत हाल आपने देखी, पहले दिन जो सूरत हाल थी, इनकी कोशिश ये थी कि उसके बाद इनके जो एजेंट्स यहाँ थे उनके ज़रिए न सिर्फ यहाँ पर कत्लेआम किया जाए, बल्कि यहाँ पर सिविल वॉर की कैफियत बनाई जाए और कौमों को आपस में लड़वाया जाए और ईरान को इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि ये 3-4 टुकड़ों में बढ़ जाए। और जो सिर्फ फारस का इलाका है वो जो शाह के बेटे के हाथ में दिया जाए कि तुम इसे चलाओ, और बलूचिस्तान का वो बेल्ट काट के पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ मिला के खुद एक पाकिस्तान के लिए नया अजाब खड़ा करने की कोशिश की गई थी। बाकी के इलाके तो उनके साथ मिल जाते, मिसाल के तौर पे तुर्क हो गया वो तुर्की संभाल लेंगे, कुर्द हो गया वो कुर्दिस्तान का एक नया पॉइंट इनको चाहिए, एक नया मुल्क चाहिए जो अमेरिका के लिए एक बेस कैंप हो इसराइल की तरह। कुर्दिस्तान भी अभी भी अमेरिकन बेस कैंप ही है बेसिकली इस मंतके के अंदर, इस इलाके के अंदर, गल्फ रीजन के अंदर। तो इन्होंने बड़ी पॉलिसी के तहत एक बड़ा मैप बनाया था। ये पाकिस्तान में अभी तक कोई इसकी तहलील नहीं कर रहा है, शायद उनको इसका इल्म ना हो, चूंकि मैं यहाँ 6-7 साल से हूँ तो मुझे इसका इल्म है। सिर्फ रजीम चेंज नहीं था, बल्कि ईरान को चंद टुकड़ों में काट कर इस रीजन
रीजन के अंदर पाकिस्तान से लेकर जो है वो इसराइल तक नए मजीद एक इसराइल नहीं बल्कि छोटे छोटे 2-3 मजीद इसराइल बनाने का प्रोग्राम था। और उसके मुकाबले में फिर यहाँ पर तमाम जो अक़वाम हैं उनको तमाम ज़िंदगी ज़िल्लत का सामना रहता। और आपने दूसरी बात अहम चीज़ जो नोट करनी है वो ये है कि आपने देखा 2 महीने के अंदर अंदर ये 2 जंगें हुई हैं बड़ी। पहली जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, उसके अंदर भी ट्रंप साहब का यही किरदार था। जब पाकिस्तान ज़ेर आतश था उस वक्त ट्रंप साहब ने फरमाया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा कोई राब्ता नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही पाकिस्तान की गयूर फोर्सेस ने हमारे मुल्क की फजाइया ने जब इंडिया को नाको चने चबवाए तो दौड़ कर आ गए वो कि हमने जो है वो सुलह करवाई है और आप जो है वो आपस में लड़ा है, आप एटमी ममालिक हैं। और यही काम बिल्कुल यहाँ हुआ। इसराइल के जरिए जो सपोर्ट इंडिया को करवाई गई, बिल्कुल यही काम इंडिया ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ किया है। सारा मैप तैयार शुदा था। ईरान के जो शाह थे जिनको बाहर निकाला गया था, उनके बेटे को चोगा भी पहना दिया गया था कि उनको लेकर आया जाएगा ईरान के अंदर, और ये सारी सूरत हाल। लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुए। देखें, एक नक्शा इंसान बनाता है और एक नक्शा परवरदिगार बनाता है। मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, परवरदिगार सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। 10 घंटे के अंदर अंदर जो इन्होंने सोचा था उसमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। देखिए ना, अभी जीता कौन है, हारा कौन है। जिन मकासद और अहदाफ के तहत हमला किया गया था, ना उनमें से न्यूक्लियर प्लांट इनके हाथ में आया, ना रिजीम चेंज हुई, ना ईरान के टुकड़े होने का मामला हुआ, बल्कि ईरान इस खित्ते के अंदर एक बड़ी मिसाइल पावर को शो करने में कामयाब हो गया। ईरान इस खित्ते के अंदर अपनी रजीम को मजीद मजबूत करने में कामयाब हो गया। तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने में ईरान कामयाब हो गया। अपनी जो कमजोरियां थी, जैसे मुझसे पहले मेरे बुजुर्गवार ने फरमाया, जो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर्स थे उनको टैकल करने में ईरान कामयाब होगा। और इस जंग से जो नुकसानात हुए हैं या जो चीजें उनके डिफेंसिव पोजीशन में जो कमी थी, उन सब को ईरान इवेल्युएट करेगा। अच्छा मुर्तज़ा भाई, मुझे एक बात बताइए, आप समझते हैं कि ये जो जंग बंदी है, ये जो फायर बंदी है, ये मुस्तकिल रहेगी? आपको यकीन है कि नहीं। दूसरा क्या इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन तय होंगी? क्या गजा के लोगों को सुकून मिल सकेगा? नहीं। देखिए ना, मैं आपको एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। सुबह 9 बजे के बाद बाबुल इनका एक इलाका है, तेहरान से शुमाल की तरफ 250 किलोमीटर के फासले पर है, 250 से 250 किलोमीटर के फासले पर। पहला सीज फायर को तोड़ने का जो काम किया वो इसराइल ने ये किया कि वहां का जो रडार सिस्टम था, जो तेहरान के लिए डिफेंसिव शील्ड है, उसको उड़ाया, उसको टारगेट किया। अच्छा, उसके बाद अभी भी मैं आपके साथ प्रोग्राम से कुछ लम्हे पहले देख रहा था कि मुझे ये खबरें मिल रही थी कि कहीं कहीं किसी इलाके में ड्रोन्स, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ड्रोन्स गिराए हैं 2-3। और ये अभी मैं जो उनके तमाम दुनिया जिसको फोकस कर रही है, और जैसे आप भी इसको बयान कर रहे थे कि आपने देखा इस फ़लस्तीन के अंदर कई बार, गजा के अंदर सीज फायर का उनसे झूठा वादा किया गया। अपने लोगों को NGOs की सूरत में खाने की, फूड की या उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की डिलीवरी की सूरत में अंदर भेजा गया। तमाम इलाकों की रेकियां की गई, जासूसियां की गई। उसके बाद हिट करके जो उनकी सेकंड या थर्ड लेयर थी लीडरशिप की, उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। और यही काम लबनान के अंदर किया गया। उनके साथ कई दफ़ा जो है वो सीज फायर हुआ। और अभी भी लबनान के बॉर्डर का वो हिस्सा जो सीज फायर में शामिल था कि इसराइल ने छोड़ना है, उसे नहीं छोड़ा गया। और अभी भी इसराइल मुसलसल ड्रोन अटैक्स करता है, जाके अपने जेट्स के जरिए वहाँ बम्बार्टमेंट करता है, सिविलियंस को मारता है, हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उनको टारगेट करता है। तो आप कैसे यकीन करेंगे ट्रंप की जबान पर कि जो सुबह एक बात करता है शाम को एक बात करता है? झूठ का पलंदा है ना, कोई 50-60 हज़ार झूठ तो ये यानी अपनी इस ताज़ा जो ये हुक्मरानी में आया है, इस दौरानिए के अंदर ही शायद ये 40-50 हज़ार झूठ बोल चुका होगा। अगर मैं कमोबेश मुबालगा न करूं तो इतने तो झूठ इसने बोल लिए होंगे। और यही काम ये ईरान के हवाले से भी करेगा। देखिए ना, अभी इन्होंने लॉलीपॉप दिया है कि ये सीज फायर हो गया और नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया गया और आप चीन के साथ भी तिजारत कर सकते हैं। ये एक ऐसी हरकत है कि जो ईरान के सादालुह लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए की गई है। और जैसे ही कोई ये लैप्स या गैप देखेंगे, इसराइल के जरिए दोबारा वही काम करवाएंगे जो इन्होंने गजा में किया है, जो ये लबनान में कर रहे हैं। ये दुनिया के अंदर अमेरिका अब चौकीदारी की हैसियत खत्म कर चुका है। काबिल कबूल इसकी कोई बात नहीं है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि सुबह एक स्टांस होता है, शाम को एक। ये वो शख्स है कि जिसे धमकी दो और अमली तौर पर मैदान में वारिद हो जाओ तो ये भागेगा। उसकी जिंदा मिसाल यमन है। यमन के साथ इन्होंने ये सारा मामला किया। यमन ने इनकी जो शिप्स हैं उनके ऊपर 2 से 3 मिसाइल मारे। ये इतनी बुरी तरीके से वहां से इन्होंने फरार किया कि इनका एक F-16 जहाज दरिया में गिर गया और इन्हें हजीमत उठानी पड़ी पूरी दुनिया के अंदर। तो ये इस तरह के लोग हैं। अब ईरान के अंदर ये मामला कितने दिन तक चलता है इसकी कोई गारंटी नहीं। राणा साहब,
जो बात मुर्तज़ा साहब कर रहे हैं कि 4 टुकड़े करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है अपने पाँव के ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये टुकड़ों की पॉलिसी जो है ये पै दर पे मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर आजमाई जा रही है। ये दायरा कार किस हद तक वसी होगा या किस हद तक मुंजमद हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये दायरा कार जो है ना, ये होना था वसी, और जो उन्होंने चीज़ बताई है, अगर आप गौर करें तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सुप्रीम कमांडर जब तक हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ये रजीम चेंज नहीं हो सकती। क्या इस रजीम चेंज के हवाले से 7 तारीख को इसी महीने की एक मीटिंग नहीं हुई, बिल्कुल एक अरब रियासत में, जिसमें समेत बहुत से और लोग भी मौजूद थे? क्या उस मीटिंग का उसका आज बाकायदा तेहरान के एक सबसे बड़े पेपर ने उस मीटिंग का हवाला दिया कि उस मीटिंग में जो था उसने कहा मैं ये करूँगा, बाकियों ने कहा मैं ये करूँगा, हम ये करेंगे, और ये प्लान सारा उस दिन बन चुका था। कि खुद तेहरान का एक बड़ा न्यूज़पेपर लिखता है। अभी उसी ज़िमन के अंदर जो अगला मंजरनामा है वो बड़ा होशरुबा है, और इसी ज़िमन में अगले इक़दामात जो हैं वो बड़े सोच समझ के और तदब्बर से लिए जाने वाले हैं ईरान की जानिब से। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है उसको लेके बड़ी बातें हो रही हैं। बानी से मुलाकात के बगैर PTI के अंदर नए तनाज़े जो हैं, और जो अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू रही है बजट मंजूर होने से पहले, बजट मंजूर होने के बाद, अब इस पूरे मंजरनामे में क्या हुआ, अडयाला के अंदर क्या बातचीत हुई? साकिब बशीर साहब, क्या है PTI की जो इस वक्त लाइन है वो क्या है, और लाइन टो कौन कर रहा है, और लाइन के ख़िलाफ़ कौन है? जी यासिर साहब, इसमें जो PTI के अंदर एक बड़ा इख्तलाफ सामने आया है वो अली अमीन गंडापुर और अलीमा ख़ान, ये आप यूँ कहें कि आमने सामने आ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर और PTI की वो लीडरशिप जो इनकी कमेटी है वो बैठती है, मुख्तलिफ उमूर को डिस्कस करती है। आज से 2 रोज़ कबल उन्होंने फ़ैसला किया कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात के बग़ैर ही KPK का बजट जो है वो मंजूर करवा लिया जाएगा, और फिर वो मंजूर करवा लिया गया। तो इस पर अलीमा ख़ान साहिबा ने कहा कि इमरान खान जो है वो माइनस हो गए हैं। अब सबकी नज़रें थीं कि अडयाला जेल के अंदर क्या बात हुई है, क्योंकि आज सलमान अकरम राजा समेत मुख्तलिफ वकला ने कोशिश की वहाँ जाने की, उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन बैरिस्टर सैफ और एडवोकेट ज़हीर अब्बास, 2 लोगों को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त मिली। उन्होंने तकरीबन 30 से 35 मिनट उनकी मुलाकात हुई। तो जो मुलाकात का जो अंदरूनी मामला है वो एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास आई कि इमरान खान साहब, एक तो उनको मालूम था, हमारे ज़राए बताते हैं कि KPK का बजट मंजूर हो चुका है। बैरिस्टर सैफ ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक हमारे ज़राए बताते हैं कि उनको कन्विंस कर भी लिया गया कि मुख्तलिफ़ किस्म की कानूनी पेचीदगियाँ ऐसी थीं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहाँ पे बजट मंजूर ना करवाती तो वफाकी हुकूमत के पास कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी, कोई गवर्नर राज, कोई इस किस्म की चीज़ें करने का उनको जवाज़ मिल सकता था। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से हमने ये बजट मंजूर करवाया है, और वो भी जो बाहर बैठी जो लीडरशिप है, जो कमेटी है जिसमें सारी लीडरशिप मौजूद है, उसने ये फ़ैसला किया था। और उसके बाद इमरान खान साहब को कहा गया कि हमने ये भी फ़ैसला किया है कि जहाँ जहाँ आप बताएंगे वहाँ अली अमीन गंडापुर आपसे मिलेंगे, और उसके बाद वहाँ हम उस बजट में जो जहाँ तरमीम करनी हुई, बजट में कमी या इजाफा करना हुआ, वो भी हम जो है वो इस हवाले से करेंगे। तो ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है इससे एग्री हुए कि ये कानूनी पेचीदगियों वाली बात से वो एग्री हुए कि हाँ वाकई कानूनी पेचीदगियाँ जो है मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर पर इस लिहाज से ये बात उन्होंने की कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर बोलते तो अच्छा हैं क्योंकि उनके बयानात आ रहे हैं, तो टीवी की सहूलत है अडयाला जेल में और वहाँ बयानात इमरान खान साहब सुनते हैं। तो उन्होंने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब वो फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ जो है वो खड़े हो जाते हैं जाकर, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मरकज़ी जो बजट है उसमें
बहुत कम पैसे जो है वो रखे हैं या सिंध के ज़्यादा रखे हैं, तो जब इस तरह का बिहेवियर रखा जा रहा है तो क्यों वहाँ उनके साथ जाकर जो है वो खड़े होते हैं और वो बातचीत जो है वो शुरू कर देते हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने जो 26 जून के हवाले से बात की कि 26 जून को क्योंकि उनका केस है यहाँ पे, तो बैरिस्टर गौहर को ये पैगाम भी जो है कि वहाँ पे सारे लोग पार्लियामेंटेरियंस और सारे लोग जो है वहाँ पे पहुँचें। इसके अलावा जो ख्वाजा आसिफ का जो बयान था हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, उस पर उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मेरी ज़ाती मॉलेज जो है उनसे चेकअप नहीं करवाया जा रहा, मुझे बुक्स जो है वो नहीं दी जा रही। ये बातें जो है उन्होंने अपने वकील के ज़रिए कहा कि ये इनको आप मुख्तलिफ फोरम्स पे जो है वो चैलेंज करें। आखिरी बात जो थी कि अब अगर बजट मंजूर हो गया है तो उसमें कोई तरमीम ऐड ड्राफ्ट को चीज़ें करनी है तो वो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ और वहाँ जाकर बात करें कि जिसके नाम पे हमें वोट पड़ा है हमने उससे मिलना है, उससे मुशावरत करनी है, और उसके बाद जो फाइनेंस की जो टीम है खैबर पख्तूनख्वा की वो मेरे पास आए, बात करे, बताए मुझे, और उसके बाद मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सारी कहानी है जो अडयाला जेल के अंदर से हमारे जो है वो पास आई है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यही है कि जो एक राय का इख्तलाफ था उसमें अली अमीन गंडापुर की जो टीम है, जो बैरिस्टर सैफ हैं, वो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं कि जो उनका बयान आया था कि मेरी मुलाकात के बगैर आपने बजट मंजूर नहीं करना, तो उन्होंने कर भी लिया और उसके बाद वो बात भी उन्होंने पहुंचा दी। साहब मेरा इस ज़मीन के अंदर सवाल ये कि खान साहब के माइनस होने की बातें हैं और अलीमा खानम साहिबा ने भी ये स्टेटमेंट दी है, क्या कोई और गेम चल रही है? एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि ना इमरान खान माइनस हुए हैं ना इमरान खान माइनस हो सकते हैं। ये तो इमरान खान की अब मुलाकातें भी हो जाती हैं, चाहे बैरिस्टर सैफ से हों चाहे उनकी बहनों से हों। एक वक्त था जब उन्हें इलेक्शन से पहले सजाएं दी गई थी और जब कहा गया था कि अब ख़त्म होगी गेम, तो फिर एक ऐसा इंकलाब आया। वैसे इंकलाब इसको कहते हैं। इंकलाब ये नहीं होता कि आप आग लगा दें, इंकलाब ये नहीं होता कि आप तोड़ फोड़ करें, इंकलाब ये नहीं होता कि आप गली मोहल्लों में नारे लगाते जाए। इंकलाब ये होता है कि एक नज़रिए को वोट देने के लिए लोग निकले, उस नज़रिए के लिए लोग ये ना देखें कि इंतखाबी निशान क्या है, ये ना देखें कि लीडर का है, ये ना देखें कि जनाब इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है, ये ना देखें कि इसने जेल से आना या नहीं आना, ये देखें कि इसने जो नजरिया दिया वो क्या है। ये इंकलाब होता है और ये इंकलाब 8 फरवरी को आया। अब उसके बाद बहुत से लोगों ने बहुत से दावे किए कि इमरान खान माइनस। कितनी दफ़ा हुआ? 6 दफ़ा इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की, माइनस हो सके। अलीमा खान साहबा जी ने, जो अलीमा खान साहिबा ने, हमारे सबकी बहनों की तरह वो बहनें भाइयों से मोहब्बत करती हैं, लेकिन मैं खबर यहाँ पे दे दूँ, अली अमीन गंडापुर ने जो अपना एक वीडियो बयान जारी किया और उस वीडियो बयान के बाद अलीमा खान साहिबा से 15 मिनट उनकी गुफ्तगू हुई और उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि आप खान साहब से पूछ के जो मर्ज़ी तरामीम ले आए, हम तो खान साहब के बगैर हिल नहीं सकते, हम वो तरामीम करते हैं। एक तो वो एक खला पैदा करने की जो कोशिश की जा रही थी वो दूर हो गया है, मैं आपको ये खबर दे दूं। और दूसरी बात चीज़ बता दूं, माइनस का फार्मूला इस मुल्क के अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। कोई सियासतदान माइनस नहीं हो सकता। अब भी आप देख रहे हैं, अभी आपने चंद दिन पहले इलेक्शन देखा सियालकोट का, चंद दिन पहले देखा ना जी, तो आपको रिजल्ट नज़र नहीं आया? तो फिर कौन से वाला? वैसे नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, जो एक जो आप तैयार करते हैं वो अलग है, एक वो है जो असल अवाम तैयार करती है, वो रिजल्ट देखे ना सही वो क्या। तो बात यह है कि माइनस का असल गेम ये चल रही है। चले मैं एक खबर दे देता हूँ आपको। असल गेम ये चल रही है कि पार्टी के अंदर 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है वो कुछ चीज़ें ना मिलने पर नाराज है, वो उस चीज़ को उस तरीके से लेके जाता है, और एक ग्रुप वो है जो हर सूरत में खान साहब की डायरेक्शन पे चलता है। लेकिन दोनों ग्रुपों में एक चीज़ सबसे अच्छी है कि जब इमरान खान की ज़ात की बात होती है, जब बानी तहरीक इंसाफ की ज़ात की बात होती है, तो फिर ये सारे इख्तलाफात ख़त्म करके इकट्ठे होते हैं। ठीक, इसलिए माइनस वाला आप अपने ज़हन से निकाल दें। मैं ज़हन से निकाल देता हूँ, माइनस वाला फार्मूला कोई नहीं है। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू हो रही है और इसके ऊपर बजट की मंजूरी हो या आपसी इख्तलाफात हों या आइंदा की तहरीक हो या फिर हाई कोर्ट के अंदर, चाहे वो इस्लामाबाद हो या लाहौर हाई कोर्ट में लगने वाली ज़मानतें हों, उसके केसेस के हवाले से बातचीत हो, इबहाम क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और अभी जो इख्तलाफात की बातें हैं उसी के ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
बैरिस्टर शाहिद साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुनवाना है, वो ज़रा सुनते हैं तो फिर मौजूद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बजट का एक दिन होते हैं, एक शेड्यूल होता है और उसके मुताबिक बजट को जो है वो पास करना पड़ता है। मुलाकात तो छोड़ ही देते क्योंकि तो प्लान यही था कि इसी बुनियाद के ऊपर ये ना करें और वो हमारी हुकूमत को खत्म कर दें। जितना एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज के दरमियान में मेरा ये फर्क और फासला आ रहा है, इतनी ही देर में हुक्म पे जब भी वो कहेंगे हुकूमत खत्म की भी जा सकती है और खत्म मैं करूंगा भी सही। कोई ऐसे अहकाम नहीं दिए थे कि अगर मुलाकात नहीं होती तो खैर है हमारी हुकूमत भी चली जाए तो चली जाए, अगर दिए होती तो हम बिल्कुल उसी पे अमल करते और अगर जाती तो चली जाती। जिन लोगों ने ये गद्दारी के फतवे लगाए, जिन लोगों ने पीछे हट के अपने एक बयान के बाद बयान तब्दील किए, जिन लोगों ने किसी पे तोहमत लगाई कि वही लोग हैं जो चाहते हैं कि खाना हो, ये बात ज़हन नशीन कर लो कि माइनस उस वक्त होगा कि जब हम जिंदा नहीं होंगे। ये सुन लें मुखालफीन और उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं, चाहे हमारे अंदर के हैं या बाहर के हैं। बैरिस्टर शाहिद साहब, अग्रेशन आज अली अमीन गंडापुर के लहजे में वही पुराने वाली दिखाई दी है। क्या वजह है कि पार्टी के अंदर ज़बानें अब बहुत ज़्यादा हैं और उनमें तज़ादात बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब शुक्रिया, राना अज़ीम साहब शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात जिस कड़े इम्तहान से गुज़र रही है, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें होना एक नेचुरल है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर हो या कोई कारकुन हो, उसकी वफादारी इमरान खान साहब के साथ जो है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इख्तलाफात पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं और ये जमहूरियत का हुस्न भी होता है। लेकिन आप देखें, मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, उसके अकाबरीन को, कि अगर वज़ीर आला KPK के हवाले से भी कोई बात आती है तो पूरी की पूरी जमात, वर्कर्स, कारकुनान, पार्लियामेंटेरियंस सब खड़े हो जाते हैं। और जिस तरह बात अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ही कर दी कि ओवरऑल डेड बॉडी जो है माइनस इमरान खान हो सकता है, और इसकी एक वाज़ेह मिसाल आपके पास KPK के अंदर मौजूद है। आपने वो लोग भी देखे होंगे जो कहते थे परवेज़ खटक की शक्ल में कि KPK के अंदर अगर इमरान खान साहब को परवेज़ खटक छोड़ जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK से ख़त्म हो जाएगी। महमूद खान की मिसाल आपके सामने। एक तो जो आज ज़मानते खारिज हुई, आपको मैंने हर तारीख पे देखा, हर तहरीक में भी देखा, हर वक्त आप मौजूद रहे, इस्लामाबाद और लाहौर हो। अब इसके लिए आप क्या सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और कब तक जा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये माइनस इमरान खान बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी है और बहुत सी बातें हो रही। आप समझते हैं कि माइनस इमरान खान हो सकता है? राना साहब, जो पहला सवाल आपने किया ज़मानतों के हवाले से, दैट वाज अ शॉक फॉर मी व्हेन आई हर्ड कि जी वो बेल एप्लीकेशंस आज डिसमिस हो गई हैं। हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, कारकुनान, हमें ये उम्मीद थी कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। और जिस तरह पहले इन्हीं 9 मई के केसेस के हवाले से ऑनरेबल हाई कोर्ट इमरान खान साहब को ज़मानतें दे चुकी है इन्हीं केसेस के अंदर, ये बाकी केसेस के अंदर भी ज़मानतें हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया क्या ग्राउंड्स बनी। लेकिन जितना मैंने उन केसेस को अदालत के अंदर देखा, सुना और जितना इसको तैयार किया, उस हवाले से 2-4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी। कोई नई एविडेंस नहीं आई जिसके ऊपर ये बेल डिसमिस होती। सिर्फ पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से बार बार एक सवाल होता रहा, तो वहाँ पे भी एक सवाल बल्कि उठाई गई ये बात कि अगर बात सिर्फ अब टेस्ट के ऊपर आकर इमरान खान की जो है वो क्रिमिनलिटी के हवाले से बात होनी है, तो इसका मतलब है कि ये बेल का केस है कि जो एविडेंस आज तक 2 साल के अंदर प्रोसिक्यूशन ने या स्टेट ने इकट्ठी की वो इनफ नहीं है कि इमरान खान की बेल को डिसमिस किया जाए, इसलिए पॉलीग्राफिक टेस्ट की साइड पे बात आई। तो हम ये उम्मीद रखते थे कि ये बेलें मेरिट्स के ऊपर हमें ग्रांट कर दी जाएंगी, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि बाकी और केसेस की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से एक बात कह रही है कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन हम तवक्को रखते हैं हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे और इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी और इमरान खान साहब के ये जो सियासी केसेस हैं, जो सियासी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, इनके अंदर इमरान खान सुरखरू होंगे
और पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से भरी हुई है। मैं इसके अंदर एक मिसाल देना चाहूँगा, आपको सब्ज़ाज़ार वाला केस याद होगा जिसके अंदर मियाँ शहबाज शरीफ नॉमिनेटेड थे। 302 का केस था, मर्डर का केस था, और यही चार्ज था कि मियाँ शहबाज शरीफ ने पुलिस के साथ कॉन्स्पिरेसी हैच करते हुए अबेट किया उनको कि इस आदमी को मार दिया जाए। लेकिन जब 2008 के अंदर वापस आए मियाँ शहबाज शरीफ तो उस केस के अंदर वो डिस्चार्ज हो गए, हालांकि वो 3 साल उसी केस के अंदर इश्तिहारी रहे। तो पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम आपके सामने है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आपके पास मौजूद है, सेम यही चार्जेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर थे, 109 लगाई गई, कॉन्स्पिरेसी हैच करने का इल्ज़ाम था। और बाद में आज हमारी यही पार्लिमान, यही जो है वो हमारा जुडिशल सिस्टम उसको जुडिशल मर्डर के नाम से याद रखते हैं और आज वो शहीद जमहूरियत के नाम से याद किए जाते हैं। तो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख इस हवाले से भरी पड़ी है, जहाँ पे मेरिट्स की बजाय जो है फैसले कहीं और बैठ के होते हैं, सिर्फ उनकी अनाउंसमेंट अदालतों के अंदर होती है। और दूसरा माइनस वाला जवाब दे दीजिएगा। फिर साकिब भाई ने एक सवाल बड़ा तेज सा तैयार किया हुआ है, मुझे नजर आ रहा है। देखें अगर इमरान खान साहब ने माइनस होना होता तो 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर वो माइनस हो जाते। जिस मतलब ना तो कोई सियासी जमात का निशान, इमरान खान पाबंद सलासल, वर्कर्स के पीछे पुलिस, नॉमिनेशन पेपर्स जो थे वो रिजेक्ट कर दिए गए, प्रपोजर सेकेंडर को उठा लिया गया, लेकिन फिर भी 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। और आज वही उनके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है कि आप जो है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बैठे हैं। पाकिस्तान के बच्चे को, पाकिस्तान के एक एक फर्द को पता है कि इनके पास मैंडेट नहीं है। और इस बात की मिसाल आपने देखी होगी अमेरिका के अंदर भी कि जब बात हुई कि हु इज द बॉस, वी कैन ओनली टॉक विद द बॉस, एंड बॉस वेंट देयर एंड बॉस हैड टू टॉक विद देम। तो यहाँ पे जो थे हमारे साहिबान, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस या ऑफ दिस कंट्री, हम बात कर रहे हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के साथ खड़ी है। बैरिस्टर साहब, 2 सवाल हैं मेरे। एक तो यह है कि जो अली अमीन गंडापुर या जो खैबर पख्तूनख्वा की जो फाइनेंस की जो टीम है जिसने इमरान खान साहब से मिलना था, वो उनको मुलाकात की इजाज़त तो नहीं दी गई, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी पटिशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आई कि जिसमें उनकी तरफ से ये इस्तदा की जाती स्पेसिफिकली कि बजट पे हमने मिलना है और हमारे लीडर हैं और इजाज़त दी जाए। माजी में जब ये इलेक्शन हो रहे थे, टिकट्स की तकसीम, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अगरचे वो 26वीं तरमीम नहीं आई थी, तो उस वक्त जो है वो इजाज़त मिली थी, कुछ लोगों को इजाज़त दी गई थी और वो मिले भी थे खान साहब से। तो ये पिटीशन फाइल क्यों नहीं की गई, मतलब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला या बाकी लोगों की जानिब से? एक सवाल। दूसरा कि 9 मई जो है वो उसके फैसले 4 माह में करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, तो इस वक्त तकरीबन 2 माह और 10 दिन गुजर चुके हैं। ट्रायल कोर्ट्स 4 माह में नहीं तो 5 माह में फैसले कर सकती हैं मुमकिना तौर पर। तो उसमें PTI के MNAs भी और MPAs भी, खैबर पख्तूनख्वा भी और जो पंजाब के भी हैं, वो भी उसमें उस पर असर आ सकता है उन पर। तो उसके हवाले से PTI ने क्या सोच रखा है? अगर इतने बल्क में फैसले आ गए, बल्क में सजाएं हो गई, बंदे नायल हो गए, असम्बलियाँ खाली हो गई, तो फिर क्या होगा? देखें, जो पहला आपका सवाल था कि बजट के हवाले से जो मुलाकात और उसके हवाले से हमने पिटीशन दायर नहीं की, तो पिटीशन फैसला, मैं ये नहीं कह रहा पिटीशन, इसके ऊपर फैसला इंटैक्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो ये कहता है कि आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी जो नाम देगी सलमान अकरम राजा साहब, जो 6 नाम होंगे जो मंगल और जुमेरात को मीटिंग्स ड्यू होंगी, उसको आपने मुलाकात करवाना है और हाई कोर्ट खुद जिसको सुपरवाइज करती है। और आप देखते हैं कि उस ऑर्डर को किस तरह वायलेट किया जाता है, किस तरह उसके परहच्चे उड़ाए जाते हैं। वहाँ पे एक तमाशा लगाया जाता है अडियाला जेल के बाहर कि एक चेक पोस्ट के ऊपर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को रोका जाता है, दूसरी पर कुछ को रोका जाता है, और जो नाम होते हैं वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे बैठे रहते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। यही सेम सिचुएशन अली अमीन गंडापुर साहब की थी, वो भी जाते रहे लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। और आपको पता है कि अडियाला जेल का कंट्रोल किसके पास है। हमारी तो ये शिकायत हमेशा इस हुकूमत से रही कि आप लोग जो बात करते हैं उसके ऊपर आप जो है अमल दरामद नहीं करवा पाते।
तो उसके हवाले से मेरा ख्याल है शायद हमें कोई नई पिटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एक फैसला इंटैक्ट है और हम समझते हैं और हम ये कहने में भी शायद हक बजानिब है कि उस फैसले को, जो अदालती फैसला है, उसकी हुर्मत को बरकरार रहना चाहिए और इमरान खान साहब के साथ हर 2 दिन जो है वो पॉलिटिकल जो कमेटी के मेंबरान हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने की, आपका सवाल दूसरा मेरे ज़रा थोड़ा बताइएगा। 9 मई के हवाले से फैसले जो आने 4 माह में, 9 मई के केसेस के हवाले से देखें, बहुत सारे केसेस इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पंजाब के अंदर, जो स्पेशली हमारे असेंबली मेंबर्स बैठे हुए, उनके ऊपर वो केसेस हैं, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं और ये सैकड़ों की तादाद के अंदर ये केसेस हैं। हमें इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है, हमें इसके अंदर किसी किस्म की कोई झिझक नहीं है कि इन फैसलों, इन केसेस का फैसला अदालतें करें। और उसके अंदर आपको पता है कि आज अगर इमरान खान साहब का जो लाहौर हाई कोर्ट वाला फैसला था, इसके अंदर 21 एडजर्नमेंट्स आई हैं बेल एप्लीकेशन के अंदर, तो ये डिले किसकी पार्ट पे था? ये डिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्ट पे नहीं था, ये जुडिशियल सिस्टम के हवाले से डिले था। आप आए एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर, हमारे केसेस हैं, हमारे सारे सेंट्रल लीडरशिप तो हमारी सारी आज पाबंद सलासल है। आपको उनको अदालत के सामने प्रोड्यूस करना है, आप लेकर आए, आप वहां पर अपने एविडेंस लेकर आए, लेकिन क्योंकि एविडेंस है कोई नहीं, आपके पास सिर्फ एक अबेटमेंट का चार्ज है, इन सारों के ऊपर कोई डायरेक्ट एविडेंस है नहीं और इसके अंदर बड़ा ही कम चांसेस हैं कि इसके अंदर कोई कन्विक्शन आए। और जहां पे चार्ज प्रूव होता है, इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली ये बात पहले के दिन से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने सानिया नाम 9 मई किया है, जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आप उनको सजा दें और हम जुडिशियल इंक्वायरी का हमेशा बात करते रहे हैं। तो हम तो ये खुद चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 4 महीनों के अंदर डायरेक्शन को फुलफिल किया जाए, 4 महीनों के अंदर इनके फैसले किए जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 4 महीनों में फैसले किए जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इतनी तवालत इख्तियार कर ली, इतना इंतजार कर लिया आप बस। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे, राना अजीम साहब और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।